हरीश रावत ने कभी कहा था कि खाता न वही जो हरदा बोले वही सही। अब उत्तराखंड में यह जिक्र क्यों हो रहा है? दरअसल उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर किन्हें कांग्रेस टिकट देगी, क्या यह तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है? राज्य की 5 संसदीय सीटों के लिए जिन समन्वयकों को नियुक्त किया गया है, समन्वयक जो नियुक्त किए गए हैं, उसके पीछे पार्टी हाईकमान की टिकट को लेकर रणनीति की झलक मिलती है। हरिद्वार के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, इन्हें जिम्मा दिया गया है। अब दूसरा नाम आता है अल्मोड़ा का, जहां जीतराम को मौका दिया गया है कि भाई ये समन्वय करेंगे। गोविंद सिंह कुंजवाल नैनीताल में जिम्मा देखेंगे। और टिहरी से मंत्री प्रसाद नैथानी, और पौड़ी के लिए विक्रम सिंह नेगी को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। अब इन चेहरों को समझिए और इन चेहरों के इर्द गिर्द सियासत को समझिए। मौजूदा वक्त में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में हरीश रावत के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले गोविंद सिंह कुंजवाल को हरिद्वार का ही जिम्मा मिला है। पार्टी के भीतर टिकट के दावेदारों में अभी से ही यह कयास लग रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं। हरीश रावत वैसे 2019 में हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नैनीताल से लड़ा था। अब नैनीताल पर आइए। नैनीताल सीट पर उनकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नैनीताल का जिम्मा किसके पास है? गोविंद सिंह कुंजवाल के पास। उनके सबसे करीबी खासम खास चेहरों में से एक गोविंद सिंह कुंजवाल, यानी हरिद्वार का जिम्मा गणेश गोंदियाल और दूसरी तरफ नैनीताल सीट गोविंद सिंह कुंजवाल। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट है, जीतराम जिनका चेहरा दिखा रहे हैं। अब इनकी केमिस्ट्री भी समझिए। अल्मोड़ा सुरक्षित सीट है और यहां कौन सबसे मजबूत दावेदार है? पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा। और प्रदीप टम्टा कौन? हरीश रावत के करीबी। इतना ही नहीं, पार्टी यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें भी मौका दे सकती है अल्मोड़ा से। इस क्षेत्र में अब प्रोफेसर जीतराम की अहम भूमिका रहेगी। लेकिन टिहरी सीट से 2019 का चुनाव याद करिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। प्रीतम सिंह अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं, यह कश्मकश है, लेकिन स्वाभाविक दावेदारी है टिकट की। चक्राता से 6 बार के विधायक हैं। अब यहां जिम्मेदारी मिली है पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबियों में से एक है। पौड़ी संसदीय सीट के लिए मौजूदा विधायक विक्रम सिंह नेगी को जिम्मा दिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर चुनाव लड़ चुके मनीष खंडूरी भी टिकट के दावेदार हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चेहरे भले ही तय कर दिए गए, लेकिन ये 5 चेहरे कहीं ना कहीं हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। तो क्या तय है हरीश रावत इस बॉस? इस रिपोर्ट को देखिए, कहानी को समझ जाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। 2024 का आगाज हो चुका है। इस साल दिल्ली के सिंहासन के लिए घमासान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इन तैयारियों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जलवा देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश की 5 संसदीय सीट पर जिन समन्वयकों को चुनावी मोर्चे पर उतारा है, उसे देखते ही
टिकट के दावेदारों का अभी से ही कयास लगने शुरू हो गए हैं और अब अंदाज ये भी लगाया जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव की रणनीति का निर्धारण करने में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस हाईकमान में 5 समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें हरिद्वार के लिए पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को समन्वयक बनाया है। बता दें कि गोदियाल हरीश रावत के काफी करीबियों में गिने जाते हैं। हरीश रावत भी लोकसभा सीट को ही अपना पसंदीदा चुनावी क्षेत्र बता चुके हैं और यहां से लंबे वक्त से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ये तिकड़ी भी हरीश रावत की काफी करीबी मानी जाती है। नैनीताल सीट पर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी गोविंद सिंह कुंजवाल को दी गई है और यह उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि कुंजवाल हरीश रावत के कितने करीबी हैं। टिहरी की बात करें तो वहां मंत्री प्रसाद नैथानी को जिम्मेदारी दी गई और पौड़ी में विक्रम सिंह नेगी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी 5 सीटों के समन्वयक हरदा के करीबी हैं। पार्टी ने इन 5 नेताओं को जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में हरदा इज बॉस और उत्तराखंड में पार्टी में वही होगा जो हरदा चाहेंगे, न खाता न बही, जो हरदा करे वही सही। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, उसमें कई गुट बटे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव के सेंटर में हरदा यानी हरीश रावत रहने वाले हैं। प्रभारियों के कंधे पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कैंडिडेट को जिताकर अपनी पार्टी को भेजना है। तो पार्टी की झोली में जिताऊ कैंडिडेट भेजने हैं, उसमें कोई भाई भतीजावाद या पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। कोई किसी का समर्थक जरूर हो सकता है, लेकिन जहां चुनाव लड़ने की बात आती है तो पार्टी के साथ ऐसा समझौता कोई नहीं करेगा कि जिताऊ को ना छांट कर किसी ऐसे को वो टिकट देने का प्रयास करें। और ओवरऑल प्रभारी ही अकेले डिसाइड नहीं करते टिकट, एक पूरी हमारी इलेक्शन कमेटी है, सब लोग बैठते हैं और टिकट तब डिसाइड होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की डेट में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कांग्रेस पार्टी जिस युवराज को लॉन्च करते करते परेशान हो गई है कि आज जहां जहां उनके युवराज जाते हैं वहां वहां बंटा धार हो जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 2024 में उत्तराखंड के अंदर कुछ भी कर ले, किन्हीं भी लोगों को वो अपना लोकसभा के लिए प्रभारी बना ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जितने भी प्रभारी आपने देखे होंगे, उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की पार्टी में दावेदारी करने वाले लोग उन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। तो वार भी और पलटवार भी सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। 3 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो आपकी स्क्रीन पर होंगे। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं, राज्य मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ आशीष नोटियाल कांग्रेस के चेहरे हैं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, 2016 का शायद वाकया था, भसीन साहब करेक्ट कर देंगे, तब हरीश रावत जी ने एक बात कही थी जो कभी केसरी ने बोला था, खाता ना बही, जो हरदा बोले वही सही। भसीन साहब गलत तो नहीं हो? याद आया आपको? जी जी बिल्कुल कहा। तो ये 5 चेहरे, ये संजोग है या प्रयोग है कि सभी हरीश रावत के करीबी हैं? सबसे पहले तो मैं भसीन साहब बहुत टाइम बाद मुझे मिले आज, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपको राज्य मंत्री का दायित्व मिला और आप अपने कार्य को निर्वहन ढंग से करें और आप बड़े भी शिक्षित भी हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, देखें, राजनीति में जो होता है कोई तरीका और इसका फर्क नहीं पड़ता। आशीष जी, आपका फोन भी हमारे आपके कांग्रेस की तरह है, और कभी दिक्कत आ जाती है अक्सर। ये प्लीज आप अगर फोन अपने कान पर लगा पाए तो ऑडियो क्लियर आएगा, पूरा उत्तराखंड सुन पाएगा। जी बोलिए आशीष जी। अब हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, अब बिल्कुल परफेक्ट। तो इसमें ये है, देखिए हरीश रावत जी तो एक बड़ा चेहरा है ही है उत्तराखंड की राजनीति के, और उनके सभी चहेते हैं।
ऐसा नहीं है कि उनके गणेश कोदियाल जी चाहते हैं या कोई और एक दूसरे की बात करें हम लोग। वो पार्टी के पूरे संरक्षक की तरह हैं उत्तराखंड में, और पूरे राजनीति में ही संरक्षक मानेंगे हम उन्हें। और ऐसा नहीं है कि उनके चहेतों को टिकट में मतलब वो बना दिया, प्रभारी बना दिया, जो दायित्व मिला है कोऑर्डिनेटर का, तो जो चाहेंगे वही होगा वो जो जनता चाहेगी। जनता की पसंद में जो भी नेता होगा ये अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, उसके बाद उसको पार्टी जो है टिकट देगी। तो ये तो एक प्रोसेस है। और बाकी रावत जी से ऐसा कहना कि रावत जी जो चाहेंगे वो होगा, अगर ऐसा होता तो पिछली बार अपना विधानसभा टिकट अपना आप ही ले लेते, उन्हें भी टिकट चेंज करने पड़े। किसने कहा आपसे? संध्या का टिकट काटा गया, वो संयोग था ना या प्रयोग था? मैं आप खुलकर बोलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। टिकट कोई एक आदमी की हाथ में नहीं सर, वहाँ सल्ट वाला मामला फंस रहा था। फिर आप कह रहे हो कि मैं खोलूं पूरा, तो फिर मसला हो जाएगा, है ना? फिर वो आप कहोगे रणजीत रावत कहां से ले आए। अब फिर वो छोड़ दो ना, बात जो गुजर गई, है ना? अब संध्या का आप लड़की हूं लड़ सकती हूँ को नारे के साथ आए। आपने कहा वहां मामला फंस रहा है, रहने दो, वो फोन पर बात हुई, फिर दिक्कत हो गई, फिर आपने कहा नहीं अब लाल कुआं, फिर कहा संध्या लड़की हूं लड़ सकती हूँ, बोला टिकट काटो बाद में देखेंगे। हरिश्चंद्र दुर्गापाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही हुआ था ना। अब क्यों बुलवाते हो मुझसे? रावत जी के ऐसा नहीं है, रावत जी के सब करीबी हैं और हर करीबी को टिकट नहीं मिल सकता। बसीन साहब, बार बार ना नोटियाल जी चाह रहे कि मैं बोलूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं अभी पहले उनको पूरा बोलने का मौका। ये कह रहे हैं वो तो चाहते तो लाल कुआं क्या, वो तो सल्ट भी लड़ सकते थे, है ना? हरिद्वार ग्रामीण भी लड़ सकते थे, कहीं भी लड़ सकते थे। नोटियाल जी की मुस्कुराहट के पीछे वजह वो समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, ये क्या महज संजोग है, प्रयोग है? आप किस नजरिए से देखते हैं? मुझे जो दिखाई दे रहा है मैंने तो वो दिखाया, आपको क्या दिखाई दे रहा है बसीन सर? देखिए, पहले तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हाँ। अब किसे ये समन्वयक बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, और किसके कौन नजदीक है, ये तो निर्णय कांग्रेस के नेता ही करेंगे। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से इसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण यह है कि हरीश रावत जी को हमने पहले भी देखा, उनकी चुनौतियों को भी देखा, और हर बार भारतीय जनता पार्टी के सामने वो परास्त हुए, चाहे लोकसभा चुनाव की स्थिति रही हो चाहे विधानसभा चुनाव की स्थिति रही हो, और ये इस बार भी होना है। अब हरीश रावत जी बॉस हैं कांग्रेस के, तो इसका तो आशीष जी बताएंगे कितने बड़े बॉस हैं वो। बाकी इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर लड़ने वाली है, और 5 सीटें बहुत अच्छे ढंग से नहीं बसीन सर, वो बात तो आपकी ठीक है कि अब कहोगे बच्ची सिंह रावत जी ने इतनी बार हराया हरीश रावत जी को, इतिहास देखिए, वो सब बातें ठीक है, इतिहास के पन्नों में है। लेकिन एक बात तो मानेंगे ना, हारने के बावजूद भी जलवा तो कायम है आज भी, कि नहीं? हरीश रावत जी का जहां तक सवाल है, हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वे अपने आप को इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि वे सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे उसके लिए कोई उनको आंदोलन करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, आधे घंटे 1 घंटे का उपवास रखना पड़े, वो कहीं ना कहीं पर ऐसा कुछ राजनीतिक प्रबंधन कर रहे हैं। तो ये आप सामान्य घटना देख रहे हैं कि 5, समझ रहे हैं आप? हैं जी, आप गोविंद सिंह कुंजवाल जी सोचिए, मतलब कुंजवाल वो कह रहे हैं कि ये तो सभी चाहने वाले हैं, समझिए गोविंद सिंह कुंजवाल जी, और दूसरी तरफ गणेश गोदियाल जी ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो सामान्य बात है। नहीं, देखिए, कुंजवाल जी तो उनके सबसे निकट लोगों में से हैं। हाँ। और कुंजवाल जी की वजह से उनकी सरकार भी बची थी। हाँ। सभी जानते हैं। इसी प्रकार से गोदियाल जी की जो निकटता राजनीति से है वो निश्चित तौर पर हरीश रावत जी के साथ ही है। आपकी रिपोर्ट में कई कमी नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। हाँ। कि कोई भी बॉस हो, हमें कोई अंतर नहीं। हाँ, अब आशीष जी बताएंगे कि वो उनको कितना बॉस स्वीकार करते हैं, प्रीतम सिंह जी कितना बॉस स्वीकार करेंगे, करण मेहरा जी कितना बॉस स्वीकार करेंगे, और उनकी जो सिफारिशें हैं उन पर केंद्र कितना ध्यान देगा। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हरीश रावत जी का जो कद था, कभी राष्ट्रीय महामंत्री का था, पंजाब के प्रभारी का था, आज स्थिति कहाँ पहुंच गई है वो भी हमारे साथ है। तो सारी स्थिति ये है कि हरीश रावत जी कांग्रेस में जो मर्जी करें। आशीष जी ये कह रहे हैं कि नहीं चल रही है कांग्रेस में, अभी तो हरीश रावत जी की चल नहीं रही है। बसीन सर कह रहे हैं। आ रहा हूँ फिर रविंद्र जी आपके पास। बड़ी पार्टियां हैं, चलनी किसी एक की नहीं चलती है, पूरा नेतृत्व दिखता है। और हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता रहे, तो हम तो मना करेंगे ही नहीं कि हमारे सीनियर नेता नहीं है, तो सीनियर नेता है और सबसे बुजुर्ग नेता। वो कह रहे हैं जैसे पहले जलवा होता था, आजकल वो वाला जलवा नहीं है। क्यों नहीं है? रावत जी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ खुद ही भीड़ शुरू हो जाती है। जलवा क्यों नहीं है? रावत जी कौन नहीं पहचानता उत्तराखंड राजनीति में? आज की डेट में ये जरूर हो सकता है कि कहीं धामी जी खड़े हैं लोग ना पहचाने, पर रावत जी खड़े हैं रावत जी को ना पहचाने, ऐसा तो आम जनता में भी ऐसा कोई नहीं हो सकता। तो रावत जी का एक अपना वर्चस्व है, बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और उत्तराखंड में एक संरक्षक की तरह से वो लोग काम करते हैं। लाइव में कमेंट आया, पढ़ दूं। वो कह रहे हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रीतम जी जानते कि नहीं जानते?
प्रीतम जी ने क्या चीज जानना है? प्रीतम जी का देखिए अपना काम है, प्रीतम जी अपना काम कर रहे हैं, रावत जी अपना काम कर रहे हैं, और पार्टी अपना जो नेतृत्व है वो रविंद्र जी, ओके रविंद्र जी, ये संजोग है या प्रयोग है? ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होता रहता है, रावत जी के तो आगे भी रावत, पीछे भी रावत, दाएं भी रावत, बाएं भी रावत, जहां देखो वहां रावत रावत। लेकिन रविंद्र जी, आपको ये सामान्य घटना लगती है जहां ये पांचों के पांचों चेहरे हरीश रावत जी के करीबी हैं? जी देखिए, जिसने भी ये पांचों चेहरे दिए हैं ना प्रवेशक के रूप में, हाँ, उसने बहुत सही दिमाग का इस्तेमाल किया है। अगर हम इसे राजनीतिक नजरिए से देखें, हाँ, तो देखिए गणेश गोदियाल जी का समन्वय हरीश रावत जी के साथ साथ हरक सिंह रावत जी के साथ भी है। हाँ, गणेश गोदियाल का जो है दोनों तरफ पलड़ा एक जैसा ही है, जो मुझे दिखाई देता है कि अगर कभी ऐसा होने लगे कि हरीश रावत जी को हल्द्वानी भेजा जाए, तो भी मुझे लगता है कि उन्होंने इस हिसाब से सेट किया है कि कोई दिक्कत ना आए। हाँ, तो जिसने भी ये सेट किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। जीतराम जी को जो भेजा है वो भी बहुत सही प्रयोग है। बहरहाल ये कह सकते हैं पांचों सीटों पर ये जो भेजे हैं लोग, ये बिल्कुल दिमाग लगा करके। तो आपको क्या लगता है ये दिमाग किसका है रविंद्र जी? देखिए, इनको बनाने के पीछे तो कहीं ना कहीं इनके जो प्रभारी जी आई हैं, इनकी शैलजा जी, हाँ, या मुझे लगता है कि जो दिल्ली में इनके सेंटर में जो वेणुगोपाल जी हैं, क्योंकि वेणुगोपाल जी सबका टेम्परेचर जानते हैं, पुराने नेता हैं। हाँ, कांग्रेस के, चाहे हरीश रावत जी हो, हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, सबका टेम्परेचर उन्हें मालूम है। ठीक, मुझे लगता है इसके पीछे बहुत सोच समझ के ये किया गया है। और नहीं, ये किसके दिमाग की उपज है? आप कह रहे हो ना किसी के तो दिमाग की उपज होगी ना। देखिए, मैंने कहा ना कि हो सकता है वेणुगोपाल जी ने इसके पीछे दिमाग लगाया हो सकता है हरीश रावत जी से भी सलाह ली गई हो, ऐसा नहीं भी तो हो सकता है। वेणुगोपाल जी ये कैसे तय करेंगे कि गणेश गोदियाल कहाँ जाएंगे और फिर कुंजवाल जी कहाँ रहेंगे? मंत्री प्रसाद सेंटर का, देखिए सेंटर जो है ना, हाँ, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो वेणुगोपाल जी ये कैसे, मतलब है। वेणुगोपाल जी ने, चलिए मैं आपकी बात मान गया, लेकिन फिर भी जो पांचों करीबी हरीश रावत जी के वही चेहरे, तो आप ये कह रहे हो कि इसमें हरीश रावत जी की कोई भूमिका नहीं है? देखिए, इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपने करीबी वाली बात कही, हाँ, देखिए वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब लोग सरकार में रहे, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट तो उनको मिलता ही है। हाँ, आज हरीश रावत जी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। नहीं रविंद्र भाई, एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जी। गलत होंगे तो आप लोग तो तीनों राजनीति के विद्वान हैं और खुद प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं। मेरे को एक बात बताइए कि ऐसा कब रहा जो हरीश रावत के ये करीबी तभी बने जब वो मुख्यमंत्री बने ना? इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आप रखते होंगे, लेकिन तिवारी सरकार में ये कई चेहरे मंत्री थे जी, ठीक, लेकिन फिर भी वो हरीश रावत के करीबी थे ना। बोगुणा जी की सरकार में मंत्री प्रसाद नैथानी जी निर्दलीय होकर अंदर सबसे पहले जाते थे कमरे में। गलत तो नहीं कह रहा मैं बसीन सर? जी जी। तो वहां पर भी तो ये तय होता था ना रविंद्र जी। ये तो ऐसा नहीं है कि अभी हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उनके करीबी हो गए जी। ये तो तब भी तय हुआ, 2006-07 के चुनाव में तय हुआ किसकी टिकट कहां कहां सेट होनी है। हुआ ना रविंद्र जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने भी ये सेटिंग बिठाई है, हाँ, सेटिंग तो ठीक ही बिठाई है। हाँ, तो ये बोलिए ना। अब मुझसे ये बुलवाओ कि निर्दलीय चुनाव किसके कहने पर मंत्री प्रसाद नैथानी जी कब कहां लड़े थे, अब वो बात गलत हो जाएगी ना। अब इतना सब चीजें मत खुलवा। मालूम है ना रविंद्र जी? जी जी, मुझे मालूम है। हाँ, तो बस बात खत्म करिए फिर। बसीन सर, अब कुल मिलाकर ये भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि शतरंज की बिसात पर हरीश रावत मोहरे तय कर रहे हैं कि कहां कौन सा मोहरा चलना है। अब आपकी क्या प्लानिंग है? अब सामने हरीश रावत हैं, भले ही आप बोलिए हम उनको हराना जानते हैं,
लेकिन पुराने अनुभवी चेहरे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये मैंने कहा ना कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव की बात अगर हम करें तो हरीश रावत जी चेहरा थे मुख्यमंत्री पद का। स्थिति ये रही कि वे अपना चुनाव तो हार गए, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में उनको पराजय का सामना करना पड़ा, और स्थिति एक बार नहीं हुई, कई बार उनके सामने स्थिति आई है। तो हरीश रावत जी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई चुनौती नहीं है, लेकिन एक चुनौती में कांग्रेस के अंदर जरूर देख रहा हूँ। हाँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमें जो है अभी उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली, डॉक्टर हरक सिंह रावत की, हमें अभी प्रतिक्रिया नहीं मिली प्रीतम सिंह जी की। इसी प्रकार से भी प्रदेश के अध्यक्ष ने भी कुछ बारे में नहीं बोला। ठीक है, नकारात्मक नहीं बोलेंगे खुले तौर पर, लेकिन उन्हें लेकर पार्टी के अंदर क्या होता है ये अपने आप में एक रोचक विषय है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपना विषय है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से गुटबंदी रही है और जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने, जैसा कि आपने भी कहा, अपने बात को कहा कि ना खाता ना बही, ये राजनीति करी है। नहीं, मैंने नहीं कहा वसीम सर, ये तो उन्होंने कहा था ना। हरक सिंह रावत जी जब बोल रहे थे तब हम लोगों को बोला नहीं चुप, जो खाता ना भाई, जो हरदा बोले वही सही। मैंने तभी वो कोट बिल्कुल नहीं, आपने नहीं कहा, मतलब कि आपने केवल याद दिलाया कि ऐसा हरीश जी ने कहा था। तो जब हरीश जी ने ये राजनीति की है कि ना खाता ना भाई, तो मनमर्जी करी उन्होंने। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस समय वो रणजीत सिंह जी उनके बहुत खास हुआ करते थे, आज वो कहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के ऐसा मानना कि हरीश रावत जी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता उत्तराखंड के अंदर, मुझे लगता है दूर से मैं देखता हूँ तो ऐसा नहीं है। उनके लिए कई चुनौतियां हैं, और अब ये प्रतिक्रिया किसी क्या होगी ये वही जाने। ये कुल मिलाकर कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इस तक कोई असर नहीं पड़ता। हम 5 सीटों पर। नोटियाल जी, बसीन साहब जो बात बोल रहे हैं उसमें कुछ दम तो लगता है। अब इसका आधार ये है, कह रहे हैं वो भले ही आप टीवी पर बैठकर कुछ भी बोले, लेकिन कहानी आप भी जानते धरातल पर है क्या। आप भले ही बोलो कि नहीं हरीश रावत के सब करीबी हैं, लेकिन पिथौरागढ़ के विधायक उन्हीं के ही चहीते के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और आप ही के प्रदेश अध्यक्ष के सामने बोले कि बोले आज वक्त मिला आने का। हुआ कि नहीं नोटियाल जी? वही बात याद दिला रहे बसीम सर। देखिए, राजनीति में हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, और ठीक है, देखिए अगर हरीश रावत जी का कद बड़ा है तो उसमें नुकसान भी क्या है। बड़े वो हमारे सीनियर नेता हैं, कद बड़ा रहना चाहिए, और हमें जिसको पार्टी को लगा कि दायित्व देना चाहिए, पार्टी ने निश्चित उसको दायित्व दिया, जिसको जहाँ के लायक काबिलियत लगी उसको वहाँ दायित्व दिया। अब वो चाहे रावत जी का करीबी हो, चाहे किसी और का करीबी हो, देखो सब है तो कांग्रेस की करीबी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेताओं को नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रविंद्र जी, आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता? उदाहरण के तौर पर, अगर जैसे आपने कहा कि हरक सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहें, तो फिर गणेश गोदयाल जी के लिए तराजू निकालना पड़ेगा। अब कौन किस पल्ले में भारी पड़ेगा वो भी एक अलग बात है। उदाहरण के तौर पर प्रीतम जी चाहें कि चलिए ठीक है मैं टिहरी से लड़ने के लिए तैयार हूं, फिर वहां तराजू कैसे बराबर होगा, यह भी एक समस्या है। अब पिथौरागढ़ का उदाहरण मैंने दिया, अल्मोड़ा में भी एक समस्या खड़ी हो गई कि भैया एक सुरक्षित सीट है, फिर यशपाल जी को उतारें या फिर नहीं उतारें। तो समस्या तो है बसीन साहब जो बात कह रहे हैं, या फिर सबके लिए तराजू बराबर हो जाएगा? जी, आपने मुझसे पूछा। जी रविंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बनिस्पत कांग्रेस में ये समस्या तो है ही, हाँ, कि कहीं ना कहीं जो आपसी खींचतान है और जो राजनीति, उनकी अंदरूनी जो राजनीति है वो साफ दिखाई भी देती है, और समय आने पर उसका ठीकरा सड़क पर फूटता है। ये तो ठीक बात है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा कि आपस में ही बयानबाजी, 2022 के चुनाव में हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, उनको लग रहा था कांग्रेस सरकार ना बना ले जाए, उस समय प्रीतम सिंह और हरीश रावत जी आपस में ही लगे पड़े थे। रोज अखबारें छप रही थी, रोज न्यूज चैनलों पे डिबेट हरीश रावत और प्रीतम सिंह के जो खींचतान है, जो बयान आ रहे हैं उस पर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता फिर इस चीज को देखती है कि ये तो यार आपस में ही लड़ रहे हैं। नोटियाल जी, रविंद्र जी कह रहे हैं आपस में निपट लोगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए, बोल सकते हैं रविंद्र भाई भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पार्टी है, पार्टी अपने तरीके से काम करेगी, चुनाव लड़ेगी और अपने समन्वय। नहीं, वो तो भुक्तभोगी है, माफ करिएगा मैंने भुक्तभोगी बोल दिया। नहीं, वो आप देखिए सर, आप लोग पता नहीं क्या क्या करवाते हो मुझसे। नहीं देखिए, आप सारे मुस्कुराने लगे। रविंद्र भाई, मैंने गलत, मेरे मुंह से गलत निकल गया, माफ करिएगा। रविंद्र जी, जी लाइव में कमेंट आया, कह रहे कि ये हरीश रावत जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते।
में हाँ, वो एक कोई हो सकता है, कोई आपका चाहने वाला हो। देखिए, हरीश रावत जी की अगर बात करें ना, देखिए वो मैं उनको उत्तराखंडियत के लिए वो करते हैं, उत्तराखंड के लिए वो करते हैं। हाँ। और वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। बड़े नेताओं का हमें सम्मान अवश्य रूप से करना चाहिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ। लेकिन अगर कहीं राजनीति में कोई ऐसा मोड़ आएगा जब कभी उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये हाँ, लग रहा है कोई आपका करीबी है तभी उसने कमेंट कर दिया लाइव में। नहीं, अब ये तो वो जाने, लेकिन मेरा ये कहना है, निशंक जी हो चाहे हरीश रावत जी हो, हाँ। हमें जो बड़े नेता है उनका सम्मान करना। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बसीन सर, फाइनल कमेंट आपका। अब कुल मिलाकर जो है, अब ये तय हो चुका है, चेहरे भी लगभग धुंधली धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही है। आपने भले ही जो आपकी आदत है ना सरप्राइज देने की, अभी तो आपके वो पांचों ही कश्मकश में है कि भैया टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लगभग कुछ मान के चल रहे कि नहीं मिलेगा, है ना। तो बसीन सर, ये तो अब सामने हो गया, कांग्रेस तय कर चुकी है कि भैया ये हमारे चेहरे हो सकते हैं, संभावित चेहरे, और आपको भी दिखाई दे रहे हैं। फाइनल कमेंट। देखिए, ये सारा प्रसंग कांग्रेस का अपना है, उसमें क्या सा तय करते हैं ये आशीष जी बताएंगे या इनके बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन हमारा तो कहना ये है कि कोई भी आए, चाहे हरीश रावत जी का चेहरा दिखाएं चाहे किसी और का दिखाएं, तो हम पर कुछ का असर होने वाला नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी तो इस बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो नहीं आएगी ना कोई बीच में? नहीं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जब कल इन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया सोनिया जी ने और खड़गे जी ने, तो साफ हो गया। नहीं, मैंने रामलला का जिक्र नहीं किया था, मैंने सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र। आप एजेंडा क्लियर कर रहे हो कि हमारा एजेंडा ये है? नहीं, एजेंडा हमारा क्लियर। देखिए, हमारा राम मंदिर एजेंडा कभी नहीं रहा, हमारे लिए तो आस्था का विषय रहा है। नहीं, रामलला को लेकर अब सुनने में आया रामलला आजकल हरीश रावत जी के सपने में भी आते हैं। आप लोग कैसी बातें करते हैं बसीन सर? नहीं, तो ठुकरा क्यों दिया सोनिया जी और खड़गे जी ने? हरीश रावत जी के खिलाफ जाएंगे उनके? क्या वो यात्रा करेंगे रामलला? चलिए, आप जुड़ेंगे तो अगली बार पूछेंगे हम उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका भी, वसीम सर आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है, और कांग्रेस के घर में सियासत का कोई अध्याय, कोई भी इतिहास के पन्नों को पलटे तो कोई भी अध्याय हरीश रावत के बिना अधूरा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।